देखो बेटा, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और इसका आंसर समझते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। क्वेश्चन है हमारा कि although इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, कि जो हमारा फ्लोरीन एंड क्लोरीन है, तो इसमें जो हमारा फ्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ईजी होता है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ये है हमारी लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो है और इसकी हाई है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फिर भी ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करे, मतलब अपनी तरफ खींच ले। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस करे, यानी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। तो बस यही आंसर है। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस। नंबर वन, लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। लो एंथैल्पी मतलब कि F और F का बॉन्ड वीक है, तो ये जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूटने से ये जल्दी जुड़ेगा किसी के साथ, जिसके साथ भी जुड़ना हो, मान लो XYZ किसी के साथ भी ये जुड़ जाए। तो लेटर्स से ये आपका कोई भी एलिमेंट ले लो, नाइट्रोजन से जुड़ जाए लेटर से, तो नाइट्रोजन से जुड़ गया तो इसका साइज तो छोटा है ना नाइट्रोजन से भी, तो ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा और इसको पॉजिटिव कर देगा। इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा नहीं जल्दी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है तो ये टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बता रहा है लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन, मतलब लो है, टूट जाता है, टूटने के बाद किसी और से जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो यही तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और खुद को क्या करे, रिड्यूस। खुद को क्या करे, रिड्यूस। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है हमारा हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है? तो जो फ्लोरीन है जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है, ऐसे समझ लो, हाइड्रेशन मतलब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आना। तो हाई क्या है कि ये तो अपना बॉन्ड फटाफट तोड़ लेता है, फटाफट तोड़ने के बाद वाटर से जुड़ के HF बना देता है। फटाफट क्या बना देता है, HF। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ज्वाइन करता है, और हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा हो जाती है और F नेगेटिव जल बनते ही। तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F नेगेटिव मतलब फ्लोरीन टूटा, फ्लोरीन टूटने के बाद ये फटाफट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा और बहुत जल्दी रिएक्ट करेगा इसके साथ, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन पूरा करना ही करना है। तो ये फटाफट HF एंड OH नेगेटिव बनाएगा S। तो ये बॉन्ड बहुत जल्दी बनाएगा, तो इसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब आपने इसमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, आपने क्या करना है, बस ये 2 पॉइंट याद कर लेने हैं, दैट्स इट। सो ये हमारे 2 पॉइंट क्या बनते हैं? पहला पॉइंट हमारा बना कि लो डिसोसिएशन एंथैल्पी है। लो मतलब जल्दी बॉन्ड तोड़ेगा, तो जल्दी तोड़ेगा तो ये जल्दी से किसी के साथ जुड़ेगा। जब जल्दी किसी के साथ जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो खींचेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरा केस जो मैंने बताया वो हाइड्रेशन है। ये इतना रिएक्टिव है कि वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, और बहुत जल्दी रिएक्ट करने को कहते हैं हाई एंथैल्पी। किसके साथ? वाटर के साथ। तो नाम पड़ गया हाइड्रेशन एंथैल्पी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अब पहला टॉपिक, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन। टॉपिक करने जा रहे हैं हैलोजन की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अदर हैलोजन। अब देखो क्या होता है, जरा समझो इसको ध्यान से। देखो हैलोजन होता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका शॉर्टकट बताया था ग्रुप 17 का, फिर CBI। तो ये चीज तो हो गई। अब क्या होता है, जो हमारा एक हैलोजन है वो दूसरे हैलोजन से जुड़ जाता है, जैसे BrF3 बन जाए, ठीक है, और ऐसे भी बनता है, F2 भी बनता है, Cl2 भी बनता है, Br2 भी बनता है। तो ये इंटर हैलोजन नहीं है, ये तो सेम सेम है, होमो हैलोजन्स बोल दो, सेम एटम्स के साथ जुड़ गए। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं कि एक हैलोजन, एक छोटा हैलोजन किसी बड़े से जुड़ जाए। देखो नीचे जा रहे तो साइज बड़ा हो रहा है ना, तो एक छोटा हैलोजन किसी बड़े से जुड़ जाए, जैसे IF7 हो जाए, IF5 हो जाए, है ना। तो इस तरह से
ये डिफरेंट हैलोजेंस आपस में जुड़ जाएं तो इन्हें हम कहते हैं एक्स एक्स डैश। क्या कहते हैं इनको? ये तो हो गया एक्स एक्स, ये क्या बनेगा एक्स एक्स अगर सेम होंगे। अगर एक छोटा हैलोजन किसी बड़े से जुड़ जाए तो इसे कहते हैं एक्स एक्स डैश। इसको ध्यान रखना, एक्स डैश का मतलब होता है स्मॉल वाला हैलोजन और एक्स का मतलब होता है बिग साइज वाला हैलोजन। तो एक छोटा हैलोजन किसी बड़े हैलोजन से जुड़ जाए तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अब यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि जो हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं व्हाई दे आर रिएक्टिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो हमारे ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं ये रिएक्टिव क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इंटर हैलोजन में एक हैलोजन का साइज होगा बड़ा, दूसरे हैलोजन का साइज होगा छोटा। तो साइज छोटा और बड़ा होने से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ना होने के कारण ये कम एनर्जी पे टूट जाएगा, डॉटेड डॉटेड मतलब टूट जाएगा। हैंस दे आर रिएक्टिव। हैंस दे आर रिएक्टिव। फिर से सुनो, सबसे पहले कि इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहला टॉपिक, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से जुड़ के बॉन्डिंग बनाए उसे बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अगला क्वेश्चन, जो हमारा इंटर हैलोजन कंपाउंड है ये रिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि इंटर हैलोजन कंपाउंड में एक हैलोजन छोटा होता है और एक हैलोजन बड़ा होता है। छोटा बड़ा होने से इनकी जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती और ये टूट जाती है और टूटने से दे आर रिएक्टिव। ये वाले लेस रिएक्टिव होते हैं बट इंटर हैलोजन आर मोर रिएक्टिव क्योंकि ये जल्दी टूटते हैं बिकॉज ऑफ वीक बॉन्ड। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ थ्योरी, जरा ध्यान से सुनना। देखो जी, reactivity of halogen towards other halogen, halogens combine among themselves, मतलब एक हैलोजन दूसरे से करता है। अगर सेम से कर जाए तो होमोमोलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर। अलग अलग से हो तो हेट्रोमोलिक्यूलर है, ठीक है, हेट्रोटॉमिक। ये होमोटॉमिक है, ये हेट्रोटॉमिक की बात हो रही है। तो नंबर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज इंटरहैलोजन कंपाउंड्स ऑफ टाइप एक्स एक्स डैश। और एक्स एक्स डैश का मतलब है आयोडीन और सीएल जुड़ जाए। मान लो आयोडीन और सीएल जुड़ जाए, तो आयोडीन और सीएल जुड़ गए तो इसे बोलेंगे एक्स एक्स डैश, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं एक्स एक्स डैश टाइप। एक्स एक्स थ्री, तो एक्स एक्स थ्री में ये हो गया जैसे बी आर एफ थ्री, तो ये एक्स है ये एक्स डैश है तो ये बन गया एक्स एक्स थ्री। सो ऑन। आई एफ सेवन लिखा ना, तो ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? तो ये बस बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1। अब इसको समझो जरा ध्यान से, यहीं पे समझाता हूँ क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है फ्लोरीन एग्जिबिट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, यानी फ्लोरीन का साइज छोटा है, ये -1 शो करेगा। ये सब भी -1 शो करेंगे, -1। बट इनके साथ एक और खासियत है कि इनका साइज बड़ा है, तो ये -1 और +3 +5 भी शो कर सकते हैं क्योंकि साइज बड़ा है। तो ये लॉस करने के साथ साथ, गेन करने के साथ साथ लॉस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ मोर साइज। अब क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 whereas other halogen exhibit +1 +3 +7 why। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है। साइज छोटा होने के कारण ये लॉस नहीं करेगा, गेन ही करेगा, तो ये माइनस रहेगा। बट नीचे जाते हुए साइज बड़ा हो रहा है, साइज जो है इंक्रीज हो रहा है। तो साइज जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस भी हो सकता है। तो बस मिल गया आंसर। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट and cannot exhibit any positive oxidation state. cannot exhibit any positive oxidation state. Other halogens have d orbital. Size बड़ा होने का मतलब d orbital and therefore can expand octet. Expand मतलब loss भी कर सकते हैं, bond बना सकते हैं and show +1 +3 +5 +7 oxidation state. चलो बेटा इसे नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। Now let us move on next topic. अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें दो चीजें हैं। पहली चीज है क्लोरीन से रिलेटेड और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रिपरेशन
एक केमिकल मेथड के थ्रू और कुछ और भी मेथड हैं जिसके थ्रू हम प्रिपेयर करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले क्लोरीन वाज डिस्कवर्ड इन 1774 बाय शील बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन MnO2। तो ये रही रिएक्शन, MnO2 HCl की रिएक्शन करवाई, MnCl2 प्लस Cl2 बन जाता है विद द लॉस ऑफ H2O। तो ये आप याद कर लीजिए, कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं है, तो यू हैव टू जस्ट लर्न। अब अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेवी एस्टैब्लिश्ड इट्स एलिमेंट्री नेचर एंड सजेस्टेड द नेम क्लोरीन ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कलर। ग्रीक क्लोरस मतलब ग्रीनिश येलो, क्लोरस का मतलब होता है ग्रीनिश येलो, तो उसका नाम पड़ गया क्लोरीन, और ये उसके मेथड्स हैं। दूसरा मेथड देखो, NaCl MnO2 और H2SO4 से किया, तो इसमें भी क्लोरीन बनती है, थोड़ी लंबी रिएक्शन है, तो यू हैव टू लर्न। KMnO4 और HCl की रिएक्शन करवाई, तो KCl निकल गया, MnCl2 निकल गया, वाटर एंड Cl2। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बेटा, बट यू हैव टू लर्न। अब इसी में एक ये आता है हमारा इंपॉर्टेंट, डिकॉन्स प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन की तीन प्रॉपर्टीज हैं मैन्युफैक्चरिंग की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिए जरा ध्यान से। मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन, इसमें से पेपर में आता भी है। पहला स्टेप कह रहा है डिकॉन्स प्रोसेस। क्या होता है डिकॉन्स प्रोसेस? HCl की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, HCl की ऑक्सीडेशन कर देते हैं, तो वाटर और Cl2 बन जाता है। ऑक्सीडेशन करने से हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो जाता है और Cl क्लोरीन में चेंज हो जाता है। तो ये याद रख लेना, डिकॉन्स प्रोसेस क्या होता है, पेपर में आता है। तो बाय ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, atmospheric oxidation in the presence of CuCl2 catalyst, we get this HCl and O2। तो वाट ऑक्सीडेशन करने पे हाइड्रोजन का वाटर बन गया और Cl का Cl2 बन गया। अगला इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। अब देखो ये इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ना आपने 10th में पढ़ा हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको याद दिलाता हूँ। आपने 10th में पढ़ा हुआ है ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन से अगर हम करंट पास करते थे तो हमें देखो क्या मिलता था, NaOH, Cl2 एंड H2। तो हम इसे कहते थे एल्कली और इसे कहते थे क्लोर। याद आ गया, क्लोर एल्कली प्रोसेस 10th में पढ़ा है। और ब्राइन क्या होता है, एक्वस NaCl। तो आप देखो इस मेथड से भी क्लोरीन बना, मतलब एक कंटेनर लिया, उसमें ब्राइन डाला और उसमें करंट पास कर दिया। करंट पास करने से आयंस बनेंगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे आपका क्लोरीन आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन आ जाएगा, सॉल्यूशन में आपका क्या रह जाएगा, NaOH। तो ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे कंसेप्ट बेस्ड है। तो ब्राइन होता है एक्वस सॉल्यूशन, करंट पास किया, इसको ब्रेक कर देता है, तो एल्कली बनाता है और Cl2 बनाता है, तो इसे हम नाम देते थे क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो देखो, chlorine is obtained by electrolysis of brine concentrated NaCl solution। chlorine is liberated at anode एंड बाय प्रोडक्ट बनेंगे साथ में, और इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका 10th में डिस्कस हो गया होगा। तो याद आ गया ना बेटा। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनो। इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। अब देखो जो क्लोरीन है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन अगर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाए तो ये फटाफट अपने आप को इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, HCl एंड O बनाता है, और O हो गया नेसेंट ऑक्सीजन। और हमने पीछे पढ़ा था कि अगर नेसेंट ऑक्सीजन बन जाए तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को ना वेजिटेबल्स को व्हाइट बनाने का काम आता है। आपने देखा होगा जो सब्जी मंडी होती है ना, उसमें जो वेजिटेबल होते हैं वो काले काले हैं, तो वो क्या करते हैं, वो क्लोरीन सोल्यूशन में डालते हैं। क्लोरीन सोल्यूशन में उनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जो उनका कलर है वो बैड कलर जो होता है ना, ब्लैक कलर या गंदा सा कलर, वो व्हाइट में चेंज हो जाता है और हमारी वेजिटेबल एकदम शाइन कर रही होती है। तो देखो यहाँ पे इट इज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, जो हमारा क्लोरीन है वो पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट है। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन और वाटर जब कांटेक्ट में आते हैं तो ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, और कलर्ड सब्सटेंस इस ऑक्सीजन से कंबाइन होके कलरलेस हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स ब्लीचेस द वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। वाटर मतलब मॉइस्चर, एंड ब्लीचिंग, ब्लीचिंग मतलब चमका देना, इज परमानेंट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप यहाँ पे क्वेश्चन भी बना लेना, याद भी कर लेना, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जी, यहाँ पे जो अभी हमने टॉपिक किया, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई क्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग इज ब्लीचिंग इज पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। तो आपको ये रिएक्शन देनी पड़ेगी और ये 2-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी जो बताएंगे कि ऑक्सीजन रिलीज करता है नेसेंट,
कलर्ड सब्सटेंस के साथ ये कंबाइन करके कलरलेस सब्सटेंस बनाता है, तो इसलिए और इसका इफेक्ट परमानेंट है। अब देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है फ्रॉम यूजेस। क्या क्वेश्चन है? इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर एंड रेयन, मतलब उसको क्लीन करने का काम आता है। ब्लीचिंग कॉटन एंड टेक्सटाइल, उसकी कलर को रिमूव करने के। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लैटिनम, इन मैन्युफैक्चर ऑफ डाई, ड्रग एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर में भी क्लोरीन टैबलेट्स डलती हैं। प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस गैस, ये लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो, पेपर में क्वेश्चन भी आता है। नेम 2 पॉइजनस गैसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, लिखो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। नेम 2 पॉइजनस गैसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, तो इसका आंसर है फॉस्जीन, COCl2। टीयर गैस, सुना है ना आपने नाम टीयर गैस? टीयर गैस क्या होता है? जहाँ पे दंगा हो जाता है तो जो पुलिस वाले हैं गोली चलाने से पहले वो टीयर गैस फायर करते हैं, मतलब केमिकल फायर करते हैं एयर में, जिसमें जो प्याज प्याज जैसा नहीं लगता, जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज आंखों में लगता है तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं। प्याज का जितना तीखापन लगता है ना हमारी आंखों में, उसका 100 टाइम ज्यादा होता है, जिससे लोग उसे बर्दाश्त ना कर पाए और वो भाग जाए उस जगह से, तो उसके लिए होता है, उनको भगाने के लिए। फिर आता है हमारा मस्टर्ड गैस, ये मस्टर्ड गैस, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो कॉपी में। नेम द पॉइजनस गैसेस प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे साइड पे भी लिख देता हूँ, शॉर्ट तरीके से याद करवा देता हूँ। जैसे पहली पॉइजनस गैस है COCl2, इसे कहते हैं हम फॉस्जीन, याद रख लो, फॉस्जीन। फिर इसी तरह से हमारी आती है टीयर गैस। टीयर गैस का फॉर्मूला है CCl3NO2, ये होती है हमारी टीयर गैस। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका बताता हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 में से 3 बॉन्ड क्लोरीन के साथ है और 1 बॉन्ड NO2 के साथ है। तो टीयर गैस का ना कई बार पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेते हैं कि पॉइजनस गैस बताओ विच इज मेड फ्रॉम क्लोरीन, तो टीयर गैस। तो टीयर गैस का फॉर्मूला याद करो, जैसे कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो इसका फॉर्मूला है CCl3NO2, यानी कार्बन अपने 3 बॉन्ड क्लोरीन से और 1 बॉन्ड NO2 से पूरे करता है। फिर आता है हमारा मस्टर्ड गैस। कौन सी गैस है हमारी? मस्टर्ड गैस। अब ये मस्टर्ड गैस कौन सी है, देखो इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो मस्टर्ड गैस क्या है, सेंटर में S है, इसके ऊपर 2 कार्बन है, इसके नीचे 2 कार्बन है और एक एक क्लोरीन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, बाकी बॉन्ड पूरे कर लेना। ये H2, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2 बन जाएगा। समझ में आया? तो मस्टर्ड गैस क्या होती है? सेंटर में S, 2 कार्बन ऊपर 2 कार्बन नीचे, ClCl। अब मैच करो जरा, ये देखो सेंटर में S, 2 कार्बन क्लोरीन, 2 कार्बन क्लोरीन। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया याद करने का, क्योंकि जब मैं था +1 +2 में, तो मैं याद अपने ग्रेजुएशन या हायर लेवल पे, तो मैं याद करने के लिए ऐसी पैटर्न से बना लेता था कि कौन से पैटर्न में इजीली याद हो सकता है, तो स्ट्रक्चर बना ली तो ये माइंड में छप जाती है और याद हो जाती है। लो बेटा लिख लो, और ये वाला क्वेश्चन तो याद रखने वाला ही है, इसको पढ़ लो, नोट कर लो। रिएक्शन है, क्वेश्चन है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट कंसंट्रेटेड NaOH। तो आप ये याद रख लो, क्लोरीन और NaOH की रिएक्शन होगी, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड वाटर बनेगा। क्लोरीन फॉर्म 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड चेंज -1 to +5। तो ये 0 है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे, और यहाँ पे आपकी -1 है, यहाँ पे आप निकाल लो x मान के, ये प्लस होता है ये माइनस, तो इस तरीके से आपका ये +5 के करीब आ जाएगा। तो बस यही बताया और कुछ नहीं है, ये लर्निंग वाला काम है, इसे नोट करके डन बोलो। बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, अब आप याद करो।